अतीत में भी ऐसा नहीं कि रफाल में पोटेंशियल नहीं था, भ्रष्टाचार का वो मुद्दा है, लेकिन फिर भी अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई माने क्लीन चिट दे दिया। और क्लीन चिट भी इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, वो एक बंद इन्वेलप में कुछ जो सरकार ने दावे किए उस आधार पर दे दिया था। और उस बंद इन्वेलप में गलत तथ्य रखे गए थे कि आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे पीएससी के प्रमुख थे, उन्होंने कहा था हमारी जानकारी में लाई ही नहीं गई है, और ये बात उसमें उल्लेख है। तो जो बंद लिफाफे में जिन तथ्यों के आधार पर क्लीन चिट दी गई वो तथ्य ही गलत थे, लेकिन फिर कभी भी दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को करेक्ट नहीं किया, ये बात है। इसके अलावा ये तो खुला बात है ना कि जो राफेल जिस कीमत पर खरीदा जाना था उससे कई गुना ज्यादा 526 करोड़ से के बजाय 1650 करोड़ के करीब में वो राफेल खरीदे गए। जितने संख्या में खरीदा जाना था उससे कम संख्या में खरीदी गई। तो हमारी रक्षा जरूरतें पूरी नहीं हुई। जो वायुसेना और ये सेना के जो तरफ से जो सजेशंस थे उस सजेशंस को लिया ही नहीं गया, ये सारी चीजें थी। इसके बाद अंबानी का नाम जिस तरीके से आया, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था राफेल बनाने का, वो सारी बातें रहते हुए भी ये मुद्दा जांच का विषय नहीं बना, जेपीसी गठित नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं सुना गया, और राजनीतिक रूप से भी ये बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। तो यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज भी लोग ये कहते हैं कि क्या राफेल मुद्दा बना करके जनता का विश्वास, जनता का समर्थन कांग्रेस को मिलेगा, ये पूछते हैं। और उसका आधार ये होता है कि जनता को आपने दिया क्या, जनता को इससे नुकसान क्या, राफेल मुद्दे से डायरेक्ट जनता को क्या नुकसान हो रहा है। इस तरह के तथ्य रख करके बात कही जाती है कि भाई 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है, वो ज्यादा असर करेगा कि वो राफेल मुद्दा असर करेगा जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव दिख नहीं रहा है। ये आम लोग, विद्वान लोग ऐसे तर्क रखते हैं, लेकिन किसी समय कोई सरकार हमारी भ्रष्ट है इस बात से ही देश की जनता पर फर्क पड़ता था, सरकारें हिलती थी। क्यों? मैं ये नहीं मानता हूं कि उस समय जनता की क्वालिटी अच्छी थी, आज जनता की क्वालिटी खराब हो गई। मैं ये मानता हूं कि तब विपक्ष में रहने वाले नेताओं की क्वालिटी बेटर थी, जो बात समझा पाते थे, और आज हमारा विपक्ष जो है इस मुद्दे को समझा नहीं पा रहा है। जनता के बीच हो सकता है मतांतर हो सकता है, आप हमसे असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक मुद्दा है। मगर राजनीतिक रूप से देखें, सरकार ने एक के बाद एक जितने भी फैसले किए हैं वो प्रो पीपल फैसले नहीं किए हैं, जनता के खिलाफ फैसले किए हैं, लोकतंत्र के खिलाफ फैसले किए हैं। अपनी ही जनता के खिलाफ पेगासस की डील की है। पेगासस की डील रक्षा सौदे में मिला करके की गई है। रक्षा सौदे में अपने देश की नागरिक के खिलाफ तो समझो कोई भी डील नहीं हो सकती ना। रक्षा सौदा हमेशा विदेश से खतरे को लेकर के डील होती है। तो अपने देश की जनता के खिलाफ में आप रक्षा सौदा कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। लेकिन वो भी हुआ, उसकी भी कोई जांच नहीं हुई। भ्रष्टाचार के एक से एक मामले आए, कभी सामने हुआ ही नहीं। अब ब्रजभूषण शरण सिंह का भी मामला है कि किस तरीके से सरकार उसके प्रोटेक्शन में आई। मणिपुर का मामला है कि किस तरीके से सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। और इस तरीके के फेहरिस्त है जिसमें कि जनता के प्रति संवेदना सरकार में नहीं दिखती है। लेकिन इसके विरोध में जो गोलबंदी, जो आंदोलन होना चाहिए, वो आंदोलन की कमी है। विपक्ष एकजुट हो रहा है, लेकिन ये एकजुटता के साथ जनता के सरोकार छोड़े नहीं जा सकती। आज का दिन इम्पोर्टेंट है कि आज पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक मौन व्रत रखा, और राहुल गांधी को जो सजा हुई है उसके विरुद्ध ये ऐसे आंदोलनों की जरूरत है, क्योंकि गलत के साथ गलत को गलत बोलने के लिए जनता का समर्थन हासिल करने का एक्शन देखना चाहिए। भाई मणिपुर में तो लगातार बोले जा रहे हैं, हम लगातार बोले, लेकिन मणिपुर की जनता के साथ एकजुटता दिखलाने के लिए देश की शेष मणिपुर की जनता ने किया क्या है, ये सीधा सवाल है। भाई सत्ताधारी दल से भी सवाल है, देश के तमाम राजनीतिक दलों से सवाल है।
कि हम केवल मणिपुर की जनता के बारे में बोल रहे हैं, सरकार की असंवेदनशीलता बता रहे हैं, लेकिन हाँ, राहुल गांधी वहां गए, इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। एक बहुत बड़ा कदम था राहुल गांधी का मणिपुर में जाना। हम समझते हैं कि इस पूरे दौर में जो आंदोलन, किसी आंदोलन से भी बड़ा इम्पैक्ट है, इसका भी उल्लेख करना जरूरी है। तो इसके बीच में जो विपक्ष की एकता की कोशिशें हो रही हैं, इससे जो सत्ताधारी दल में बेचैनी है, वो बेचैनी दिख रही है। आप देखिए, मंत्रिपरिषद का विस्तार लगातार टलता जा रहा है, मोदी मंत्रिपरिषद का क्यों टलता जा रहा है? इसके कारण एनडीए में छिपे हुए हैं, कर नहीं पा रही है मोदी सरकार अपनी मंत्रिपरिषद। थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, तो बैठने की जरूरत नहीं है जी। राजीव जी, ये स्थिति बनाने की कोशिश हो रही है, ये परसेप्शन बनाया जाता है कि तुम चाहे जो करो, जनता वोट तो हमें ही देगी। जैसे ये बात भी कही जाती है कि जितना कांग्रेस के नेता बीजेपी के लिए या नरेंद्र मोदी के लिए गलत शब्द बोलते हैं, उतना कांग्रेस हारती है और बीजेपी जीतती है, ये बोला जाता है। लेकिन हमने बार बार कहा है कि ये सच नहीं है, कि हर बार वही गुजरात के चुनाव नतीजे इस बार बहुत बीजेपी के पक्ष में गए, लेकिन पहले जब जब चुनाव हुआ कांग्रेस की वोट भी बढ़े, सीट भी बढ़े, और उसी दौरान कांग्रेस के नेताओं ने वो जो भी शब्द, जो भी बुरी बातें कही जाती हैं कि नरेंद्र मोदी जी को ऐसा बोला तो ऐसे परिणाम मिले, लेकिन कांग्रेस ताकतवर हुई उस दौरान। भाई इस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के नेता ने नरेंद्र मोदी जी की मां के बारे में जो गलत बातें कही थी, वो उसका 2 साल पहले का वीडियो बीजेपी ने चलाया था, लेकिन जनता ने क्या आम आदमी पार्टी को नकार दिया, बल्कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें दी, ज्यादा वोट किए। वो है। तो ये परसेप्शन बनाया जाता है कि मोदी जी को गाली दोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, बीजेपी के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, तुम चाहे जो कर लो, जीतेंगे तो हम ही, आएगा तो मोदी ही, मोदी है तो मुमकिन है। ये सब एक पैकेजिंग का हिस्सा है। अगर ये बातें सही होती तो भाई 3 कृषि कानून वापस क्यों लेने पड़े नरेंद्र मोदी जी को? क्यों लेने पड़े? भाई जनता की ताकत के सामने ही तो झुके थे। सीएए एनआरसी को लागू क्यों नहीं किया? आज यूसीसी के मुद्दे पर बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं को चुप रहने की हिदायत दे रखी है। आप गौर कीजिए, बीजेपी का कोई प्रवक्ता यूसीसी पर नहीं बोल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि बीजेपी ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि अपने प्रवक्ताओं को कि यूसीसी पर मत बोलो, क्योंकि आदिवासी समुदाय में, पूर्वोत्तर में और पूरे देश में यूसीसी पर बहुत गहरी नाराजगी है और चिंता है। तो अगर सब कुछ ऐसा ही है तो फिर बीजेपी को यूसीसी पर भी बोलने देना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी ने जो लास्ट स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद से घबरा गई है बीजेपी, अब बैकफुट पे है, एकदम खामोशी है यूसीसी के मुद्दे पर। दूसरी और भी बातें जो राजनीतिक रूप से हम देख रहे हैं, भाई मोदी मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि मुकेश सहनी तक ने कहा कि मैं मंत्री नहीं बनूंगा। आप समझिए क्या स्थिति आ गई है। भाई चिराग पासवान ने मना कर दिया कि मैं मंत्री नहीं बनूंगा। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि अभी अगर मंत्री बन गए तो बिहार के चुनाव में ये क्या मुंह लेके जाएंगे, उनको वोट नहीं मिलेगा, बिहार के चुनाव में जनता उनसे पूछेगी, या और भी कारण होंगे। बिल्कुल। लेकिन इवन संगठन के भीतर भी किसको मंत्री बनाए, किसको हटाए, किसको, किसके चेहरे पे चुनाव लड़े, किसको नहीं लड़े, इसको लेकर के एक मत नहीं बन पा रहा है। तो अब वो स्थिति नहीं है कि किसी को कुछ भी आप कर दीजिए और सबने डिसीजन मान लिया। भाई एक उम्मीदवार तो आपके कहने से मैदान नहीं छोड़ रहा था, तो मोदी है तो मुमकिन है कहाँ रहा? वो जादू चला गया, और वो जादू जिसका डंका पीटा गया था उसकी पोल खुल गई, जादू तो था ही नहीं कभी। भाई पश्चिम बंगाल चुनाव में देखिए क्या स्थिति हो गई। भाई 16% सीट भी नहीं हासिल कर पाई बीजेपी। तो इसको अगर हम देखते हैं, तो इसको अगर हम देखें तो स्थिति ये बन रही है पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी। हालांकि मुझे तो वहां से 2024 का रास्ता दिख रहा है पश्चिम बंगाल के चुनाव,
मैं बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ, थोड़ा सा विषयांतर भी हो सकता है, कि वहां का जो चुनाव परिणाम है वो ये बताता है कि अगर तिकोना मुकाबला होता है तो बीजेपी कमजोर होती है। ये संदेश है वहां पर। अगर लेफ्ट और कांग्रेस टीएमसी के साथ चली गई होती तो बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल सकती थी। ये चुनाव बता रहा है चुनाव परिणाम। इन दोनों ने एक खंबा खड़ा किया, पिछले से बार से बेहतर प्रदर्शन किया और अच्छा प्रदर्शन लेकर के वो एक संदेश दे रही है कि 2024 में कैसे फॉर्मूला बनना चाहिए। तो हम आपका जो प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो आभा मंडल बीजेपी ने बना रखा है वो क्या सही है? निश्चित रूप से ये आभा मंडल बिल्कुल झूठा, फर्जी और भ्रामक है और उसकी पोल लगातार खुलती चली गई है। अब तो चुनाव नतीजे भी बताने लगे हैं। तो इस वजह से हाँ, हिंदी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में ऐसी स्थिति जरूर है जहां पर की बीजेपी बहुत स्ट्रांग है और वहां, लेकिन बीजेपी उत्तर प्रदेश अकेले इनको चुनाव नहीं जिता सकती। कितना सीट जीतेंगे? कुछ घटेगा ही, कुछ बढ़ नहीं सकते, ये स्थिति है। लेकिन पूरे देश के पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार जनाधार लूज कर रही है, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक हम देख चुके, उत्तर में कहीं हिमाचल भी हार चुके, पंजाब में कुछ है नहीं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो है, उत्तराखंड में भी बुरी स्थिति है, चुनाव होने पर सामने आएगा। तो ये बीजेपी के लिए कुल मिलाकर के ये उल्टी हवा बहती दिख रही है, चाहे जितनी पैकेजिंग कर लीजिए। जी, उल्टी हवा दिख रही है। और प्रमोद अग्रवाल